नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और योर मनी, जहां पर हम बातचीत करते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सवालों पर, पर्सनल फाइनेंस से जुड़े अलग अलग टॉपिक्स पर और पर्सनल फाइनेंस से जुड़े आपके हर उस एस्पेक्ट पर जिसके जरिए आप अपने निवेश की जर्नी को और बेहतर बना सकते हैं और सुचारू रूप से चलता हुआ देख सकते हैं। अलग अलग जानकार हमारे साथ जुड़ते रहते हैं जो कि आपके सवालों के जवाब देते हैं और आपसे बातचीत करते हैं। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो आपके लिए तरीका बहुत आसान है। आप इन माध्यमों पे यानी कि आस्क आवाज योर मनी हैशटैग का इस्तेमाल करके आप 7045220000 इस व्हाट्सएप नंबर पर और साथ ही साथ आप yourmoney@nw18.com इस मेल आईडी पर भी अपना सवाल भेजकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं, पोर्टफोलियो डिजाइन करवा सकते हैं और कोई भी क्वेरी है आपकी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हुई तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक्सेस सिक्योरिटीज के ऑनलाइन बिजनेस के हेड समीर शाह साहब मौजूद हैं। समीर सर से आज हम बातचीत करने वाले हैं उस उभरते ट्रेंड को लेकर जो बहुत ज्यादा चर्चित हो गया है हाल फिलहाल में और बहुत सारे सवाल भी उसके ऊपर आते हैं। तो समीर सर, हमने आज जो टॉपिक चुना है वो है सेक्टोरल फंड को लेकर। दरअसल पिछले कुछ दिनों में ये रुझान बहुत बढ़ गया है, खासतौर से उस डिफेंस फंड की सक्सेस के बाद। एक फंड आया डिफेंस का, उसके बाद दूसरा फंड आया डिफेंस का, अब तीसरा फंड भी आ गया डिफेंस का और बहुत सारे निवेशकों के सवाल आते हैं क्योंकि शेयर टूटे 15-20% तो फंड भी नीचे आ गया। सो उनकी कंसर्न भी उठना लाजमी है कि क्या अब ये सही है या नहीं है, पहली चीज। दूसरा, अगर किसी कोई नया निवेशक निवेश की शुरुआत करता है तो क्या उनको इस तरह के फंड्स के साथ ही अपने निवेश की शुरुआत करनी चाहिए या ये किनके लिए जरूरी है इस तरह के फंड्स का होना? सुमित जी, पहले तो धन्यवाद करूंगा, आपने मुझे आपके शो पे फिर से आमंत्रित किया। शुरुआत करते हैं, सेक्टोरल फंड होते क्या है। तो सेक्टोरल फंड नॉर्मल इक्विटी स्कीम की तरह ही होते हैं, बट फर्क सिर्फ इतना होता है यहाँ पे वो सिर्फ एक सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे सुमित जी ने बताया डिफेंस, तो डिफेंस रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स होंगे उसमें ही इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाहर कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं कर। अब ये किन लोगों के लिए सही रहता है? पहला, जब आप सेक्टोरल फंड उन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए वो निवेशकों के लिए सही है जिनको वो सेक्टर के बारे में डिटेल अंडरस्टैंडिंग है और उनके पास टाइम है वो सेक्टर के रिलेटेड जो भी न्यूज आ रहे हैं वो प्रॉपरली स्टडी कर पाए। दूसरा, ये वो इन्वेस्टर के लिए सही है जो अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट यानी जो रिस्क लेने के लिए, ज्यादा रिस्क लेने के लिए जिनकी तत्परता होती है। तो ये दो कैटेगरी ऐसी है जहां पे हम निवेशकों को बोल सकते हैं कि आप ले सकते हो, बट रिस्क ये इन्वेस्टमेंट करने के साथ उनका एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, वो है एग्जिट स्ट्रेटेजी। अगर ये चीज सही है, तीन चीज आपको मिल रही है, तभी जाके एनएफओ में इन्वेस्ट करें, सेक्टोरल एनएफओ में इन्वेस्ट करें। अब बात करते हैं नए निवेशक के लिए। तो जो पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके लिए स्ट्रिक्टली नो नो, आप सेक्टोरल फंड से अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत ना करें। अनडाउटेडली जो भी चीज अच्छा रिटर्न देती है तो उसके साथ एक चीज बहुत प्रोमिनेंट होती है, वो है रिस्क उसका हाई रहता है। हाई रिटर्न लोगे तो हाई रिस्क साथ में आएगा। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए ऑलवेज सजेशन ये रहेगा, आप डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड स्कीम से के साथ ही शुरू करें। दूसरा, ये जो इन निवेशकों की एज 55 साल से ऊपर हो गई है उनके लिए भी सेक्टोरल फंड सही नहीं है क्योंकि ये बहुत रिस्की कंसिडर किया जाता है। अगर आप रिस्क ज्यादा लोगे, एज वो आप 2-3 साल में आपका रिटायरमेंट आ जाएगा, तो रिटायरमेंट के एस्पेक्ट से आपके पास हम जनरली सजेस्ट नहीं करते कि आप ये सेक्टोरल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। और एक जो निवेशकों के पोर्टफोलियो में मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत ज्यादा एक्सपोजर ले लिया है, जैसे 60-70% मिड कैप स्मॉल कैप का एक्सपोजर है, उनके लिए भी सेक्टोरल फंड सही नहीं है। तो ये हमारा जनरली निवेशकों के लिए सुझाव रहता है, ये लोग थोड़ा दूर रहे। तो समीर सर, हमेशा एक डाउट मन में उठता है कि अगर एक कंपनी, एक निफ्टी को ही ले लीजिए तो करीब करीब निफ्टी का 20 से 22% हिस्सा फाइनेंशियल्स में आता है, 17-18% आईटी में आता है, फिर ऑयल एंड गैस है, पीएसयू, ऐसे करके अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन है। सो निफ्टी के फंड्स में अगर मैं जा ही रहा हूं तो मेरी क्या जरूरत, मैं अपने आप को हेज करने के लिए
क्या मैं या ओवर एक्सपोजर लेने के लिए आईटी में चला जाऊं, आईटी का फंड लेके, या डिफेंस क्योंकि निफ्टी के अंदर नहीं है तो मैं वो ले सकता हूं, या मैन्युफैक्चरिंग की थीम कम है चलिए मैं वो ले लेता हूं, या इमर्जिंग थीम कोई नहीं है निफ्टी के अंदर उसको ले लेता हूं। इस तरह के निवेशकों के लिए क्या ये परफेक्ट ब्लेंड बनता है जो थोड़ा बहुत समझते हैं चीजों को, या आउटराइटली बहुत सारे ऐसे सवाल भी आते हैं जिन्होंने सिर्फ सेक्टोरल फंड ही लिए रखे हैं, 5-5, 6-6 सेक्टोरल फंड के सवाल आते हैं। उस तरह के निवेशकों के लिए क्या राय है? तो सुमित जी, आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा है। अगर आप डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट आप देखोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, डाइवर्सिफाइड स्कीम्स ने बेंचमार्क को बीटिंग रिटर्न दिया है, जबकि आप सेक्टोरल फंड में देखेंगे तो वहां पे वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है, और अगर आप 10 साल के टेन्योर में देखेंगे तो काफी सारे सेक्टोरियल फंड ने निफ्टी डाइवर्सिफाइड फंड के मुकाबले भी काफी कम रिटर्न जनरेट किया है। तो पहला, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो जनरली ये देखा जाता है कि कितने पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज ओवरलैपिंग हो रहा है। से एग्जांपल, आप सेक्टोरियल फंड, आईटी फंड सेलेक्ट कर रहे हो और आपके पास ऑलरेडी लार्ज कैप, ब्लू चिप, मिड कैप या स्मॉल कैप अगर आप देखोगे तो ज्यादातर पोर्टफोलियो में आप पाओगे कि आईटी सेक्टर का एक्सपोजर होता ही हुआ है। अगर आप वो सेक्टोरियल का आपका ऑलरेडी एक्सपोजर अच्छा बना हुआ है, फिर आप सेक्टोरियल फंड ले रहे हो तो आप वो पर्टिकुलर सेक्टर के लिए हैवी जाते हो, और कल उठ के वो सेक्टर को लेके कोई भी नेगेटिव न्यूज आता है तो चांसेस होता है वो आपके पूरे पोर्टफोलियो के रिटर्न को अंडर परफॉर्म कर देता है। तो सजेशन ऑलवेज ये रहता है कि अगर आपके पास एक्सपोजर डाइवर्सिफाइड में है तो सेक्टोरियल फंड में ना ले। दूसरा, अगर आपके फंड में है लेकिन जैसे सुमित जी ने बताया कि डिफेंस निफ्टी का पार्ट नहीं है, आपने डिफेंस में लिया, बट यहाँ पे ऑलवेज ये चीज जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, एक चीज ऑलवेज ध्यान में रखनी चाहिए, आपको डिफेंस रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए। कौन सी कंपनी है, क्या टाइप का एक्सपोर्ट है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास टाइम होना चाहिए वो करने के लिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो ऑलवेज हम सजेस्ट करते हैं सेक्टोरियल फंड बाकी इक्विटी स्कीम के कंपेयर में भी हाई रिस्क कंसिडर किए जाते हैं। तो सजेशन ऑलवेज ये रहता है कि अगर आपके पास टाइम कम है तो सेक्टोरियल आपके लिए नहीं है, रिसर्च करने का टाइम है, तभी सेक्टोरियल फंड में जाए। तो बहुत सारी डिटेल अगर आप जानते हैं, समझते हैं, तभी आप सेक्टोरल फंड्स की तरफ जाइए, वरना आप प्लेन एंड वनीला फंड्स की तरफ भी अगर रहते हैं किसी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में, तो बहुत हद तक आप चीजों को ऑलरेडी कवर कर लेते हैं। आगे भी इसमें बातचीत करते रहेंगे, लेकिन पहले जरा कुछ बात कर लेते हैं दर्शकों से भी। हमारे साथ पहले दर्शक मौजूद हैं बातचीत करने के लिए, वैभव चोपड़ा जी हैं। चोपड़ा साहब नमस्कार, क्या सवाल है? नमस्कार सर। हाँ जी सर, मैं 34 एज का हूँ, 34 इयर्स एज का, एंड 55 इयर्स तक मैं अपना इन्वेस्टमेंट चालू रखना चाहता हूँ। ओके। एंड टिल दैट टाइम विल आई एबल टू मेक कॉर्पस ऑफ 10 करोड़? ओके। आपका SIP अभी कितने का है? सर प्रेजेंटली SIP 12,000 रुपीज का जा रहा है पर मंथ। ओके। और आप 7 लाख का कॉर्पस इकट्ठा कर चुके हैं? हाँ जी, SIP मैंने एक्चुअली अगस्त 2020 कोरोना के टाइम में 6500 से अपनी SIP स्टार्ट की थी। ठीक है। और आप हर महीने नहीं, हर साल 500 रुपए की SIP बढ़ा देते हैं? यस। ओके। और आपने जो अपने फंड्स भेजे हैं उसके हिसाब से आप चाह रहे हैं कि पहले फंड्स का रिव्यू भी करूं, और 21 साल बाद आप करीब करीब 10 करोड़ का कॉर्पस चाह रहे हैं, राइट? बिल्कुल सर। चलिए, बहुत सारी चीजें क्लियर हैं यहाँ पर। सर, तो क्या करना चाहिए, क्योंकि वैभव जी ने जो सवाल भेजा है उसके हिसाब से 34 साल इनकी उम्र है, करीब करीब 12,000 रुपए के आसपास की SIP है और 7 लाख का कॉर्पस है। तो समीर सर, 500 रुपए की SIP वैसे तो एडिक्वेट नहीं रहेगी, लेकिन क्योंकि इनके पास ड्यूरेशन है 21 साल का, तो वहां पर वो इनके लिए बहुत काम कर जाएगा। आप इनके फंड्स देखिए, क्योंकि इन्होंने टैक्स सेवर भी लिया है, लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप फंड्स भी हैं। क्या करना चाहिए इन्हें? तो सुमित जी, जो डिटेल वैभव जी ने हमारे साथ शेयर करी, वो हिसाब से अगर वो 12,000 रुपए की SIP कर रहे हैं और हर साल 500 रुपए का स्टेप अप करते हैं, तो अगले 10 साल में सिर्फ SIP से 2 करोड़ 82 लाख तक का AUM इकट्ठा करेंगे। हालांकि वैभव जी का दूसरे इंस्ट्रूमेंट में भी इन्वेस्टमेंट है, जैसे NPS है उनका, आज की डेट में AUM 2 लाख है और हर महीने 6,500 रुपए डाल रहे हैं। EPF में भी उनका इन्वेस्टमेंट है और स्टॉक में भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अगर ये सारा हम कंसिडर करते हैं, इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखते हैं लंबे टाइम के, जो 55 साल की एज तक रखते हैं,
तो आराम से वो 10 करोड़ का जो उन्होंने लक्ष्य रखा है वो आराम से हासिल हो जाएगा। अगर हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के हिसाब से देखें तो म्यूचुअल फंड से करीबन 2 करोड़ 82 लाख इकट्ठा हो जाएंगे। एनपीएस अभी 2 लाख का वैल्यू है। अगर 6,500 जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अगले 55, जब तक वो 55 के नहीं होते तब तक अगर वो कंटिन्यू रखते हैं तो करीबन 1 करोड़ रुपया वहां से भी इकट्ठा हो जाएगा। ईपीएफ में करीबन 85 लाख रुपए जितना इकट्ठा हो जाएगा, और जो डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो करीबन वो वैल्यूएशन 5 करोड़ 50 लाख के करीब पहुंच जाएगी। अगर हम सम करते हैं सबका तो करीबन 10 करोड़ के करीब उनका इन्वेस्टमेंट पहुंच जाएगा। तो ये हिसाब से उनकी स्ट्रेटेजी सही है, आप 10 करोड़ आराम से इकट्ठा कर पाएंगे। अब बात करते हैं उनके पोर्टफोलियो की। तो वैभव जी, हमने प्राइमरी देखा कि आपका फंड का सिलेक्शन काफी हद तक सही है, तो हम यहाँ पे आपको ज्यादा चेंज करने के सुझाव नहीं देते हैं। सिर्फ एक चीज, अगर आप एक्सिस मिड कैप में जो 1600 रुपए की एसआईपी कर रहे हो, वो अगर आप चाहो तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में स्विच कर सकते हो। ये एक सुझाव है, बाकी सारे चीजें सही है। पोर्टफोलियो के हिसाब, स्कीम के हिसाब से सारे स्कीम सही सिलेक्ट करे हुए हैं। तो वैभव जी, आपको तमाम डिटेल दी है समीर सर ने, और अकॉर्डिंगली आप उसमें फेरबदल कर सकते हैं। थोड़ा बहुत स्टेप अप और बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत फेरबदल और करना पड़ेगा। आप कंटिन्यू रखिए, धीरे धीरे चीजें बेटर होंगी और आप अकॉर्डिंगली अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। सो ऐसा कोई बहुत बड़ा बदलाव करने की जरूरत नहीं है। थोड़े बहुत बदलाव बोले हैं वो आपको आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। मितुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तो हम बातचीत करेंगे ही, और साथ समीर सर भी मौजूद हैं, उनसे चर्चा करते रहेंगे। छोटे से ब्रेक के उस पर अब देख रहे हैं योर मनी, और योर मनी में हम बातचीत कर रहे हैं आज सेक्टोरल फंड्स को लेकर भी, और साथ ही साथ दर्शकों के सवालों के जवाबों के ऊपर भी हम चर्चा कर रहे हैं। मितुल हमारे अगला दर्शक है जो गुजरात से हमारे साथ मौजूद है। मितुल जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सर, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, द्वारिका से। मैं एक टीचर हूँ और मेरी रिटायरमेंट 2037 है। तो मैंने आपको अपना पोर्टफोलियो भेजा है सर। मैं 19,000 की अभी एसआईपी चालू हुई है। तो मुझे ये पूछना है कि फंड कैसे है और फंड में कोई बदलाव करने की जरूरत है कि नहीं, और मैं एसआईपी बढ़ाना चाहता हूँ तो कौन से फंड में बढ़ाऊँ, और मुझे रिटायरमेंट के बाद 3 करोड़ का कॉर्पस चाहिए, और मैं हर साल 10 से 15% एसआईपी बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो मितुल जी 2-3 सवाल मेरे भी हैं। आप किस चीज के टीचर हैं सर? मैं फिजिकल टीचर हूँ सर। अच्छा, तो आपने इतने समय तक आपने एसआईपी शुरू नहीं करी, आपने हाल फिलहाल में एसआईपी शुरू करी? नहीं, मैंने ये 5 साल से मैंने की, और अभी मेरा जो पोर्टफोलियो है वो ऑलरेडी 9 से 10 लाख का ऑलरेडी पोर्टफोलियो है ही। ओके ओके ओके। तो समीर सर, इनके पास इनकी एसआईपी 19,000 रुपए के आसपास की है पर मंथ की। 15 साल के लिए फंड पूछ रहे हैं, कितना हो सकता है 15 साल में, कितना कॉर्पस हो सकता है? करीब करीब 10% की एसआईपी में स्टेप अप कर सकते हैं ये हर साल। ऑलरेडी 9 लाख के आसपास का कॉर्पस इकट्ठा कर चुके हैं। इन्होंने आपको पोर्टफोलियो भी भेजा हुआ है, और पोर्टफोलियो के लिहाज से भी देखा जाए तो इनका पोर्टफोलियो बहुत हद तक बैलेंस है, बारिंग 1-2 सेक्टोरल और 1-2 स्मॉल कैप के। सो कितना इजीली पॉसिबल है, 1, और दूसरा क्या फेरबदल की जरूरत है? नया जो एसआईपी शुरू करे या स्टेप अप करना चाह रहे हैं वो एग्जिस्टिंग में ही करें या कुछ नया फंड ऐड करें? मितुल जी जो आप अभी 19,000 की एसआईपी कर रहे हो, और 10% अगर हम हर साल स्टेप अप कंसिडर कर रहे हैं, तो आप करीबन अगले 15 साल में 1 करोड़ 72 लाख रुपए के करीब का आप अमाउंट इकट्ठा कर पाओगे। ये इन्फॉर्मेशन आपने जो बताई वो हमारे पास मेल में आई हुई नहीं थी, तो 3 करोड़ के लिए कितना पैसा लगेगा वो कैलकुलेशन लगता है। तो आपको वापस से वो सवाल भेजोगे तो मैं उसके अंदर कैलकुलेट करके आपको बता दूंगा। दूसरा, हमने पोर्टफोलियो वाइज एक आपके पोर्टफोलियो में कोटक फ्लेक्सी कैप दी है और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप दी है। अब दोनों के पोर्टफोलियो में करीबन 42% स्टॉक ओवरलैप हो रहे हैं। तो ये ओवरलैपिंग के चलते 2-2 स्कीम रखने की जरूरत नहीं है। आप दो में से कोई भी एक, जैसे पराग पारिक में आप कोटक वाली एसआईपी मर्ज करके कंटिन्यू रख सकते हैं। दूसरा, पोर्टफोलियो को लेके सजेशन ये है कि आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप सिर्फ एक्सिस ब्लू चिप का ही है, तो सजेशन ये रहेगा, क्योंकि आप रिटायरमेंट के लिए कर रहे हो, तो स्मॉल कैप मिड कैप का कंट्रीब्यूशन 50% के करीब आप स्टॉप करके बाकी का इन्वेस्टमेंट आप लार्ज कैप की तरफ बढ़ाए,
ताकि जब आप रिटायरमेंट हो तो कोई भी नेगेटिव सरप्राइज आपके पोर्टफोलियो को लेके ना। तो आपको बहुत सारी डिटेल यहाँ पर बताई हैं, अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर फॉलो अप कर सकते हैं। और रही बात जो आपने स्टेप अप की बात की है कि अगर आप स्टेप अप करते हैं तो जो मोटा मोटा कैलकुलेशन मैं देख पा रहा हूँ 19,000 रुपए की SIP 10% के स्टेप अप में 12% के हिसाब से रिटर्न के 15 साल के लिए अगर आप करते हैं तो 1,64,99,314 रुपए बनते हैं। अब उसमें फंड्स का बदलाव और बाकी आप कौन कौन सी चीजों में आ रहे हैं ये मोटा मोटा आपकी स्क्रीन पर आपको दिया ही गया है। करीब करीब 2 करोड़ रुपए के आसपास आप बना ही लेंगे इसमें। सो आप अकॉर्डिंगली बदलाव कर सकते हैं। अब एक सवाल और आया है, वो आया है सिक्किम से, गैंगटॉक सिक्किम से। हमारे पास एक सवाल है मणि कुमार साहब का। इनके पास इनकी उम्र 35 साल है, मंथली निवेश 16,000 रुपए के आसपास की SIP है। पोर्टफोलियो ऑलरेडी 87 लाख या 88 लाख 87.5 लाख के आसपास हो चुका है। ये एक मुश्त निवेश इन्होंने 9 लाख का किया हुआ है और यूलिप में करीब 35 लाख का निवेश है, SGB में करीब 23 लाख का और 2038 तक 6 करोड़ रुपए का लक्ष्य साध रहे हैं। ये इनका सवाल ये है कि लक्ष्य के लिए कितनी SIP और बढ़ाएं, पहला सवाल इनका ये है। दूसरा, यहाँ पर भी 2-3 चीजें ऑब्जर्वेशन में है समीर सर। पहला कि एक तो डिफेंस इंडेक्स में इनका फंड है, डिफेंस में निवेश इनका भी है, प्लस यहाँ पर इनके स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ा सा एक्सपोजर ज्यादा है कंपेरेटिवली फंड के ओवरऑल सिचुएशंस को देखते हुए। सो आप क्या रीड कर रहे हो, क्या करें? तो मनी जी को हमारा पहला सुझाव जो उनका लक्ष्य है 5 करोड़ उनको इकट्ठा करना है, तो उसके लिए जो अभी करंट SIP और बाकी का इन्वेस्टमेंट चलते हैं वो आराम से उनका जो लक्ष्य रखा है 6 करोड़ उसके करीब उसके काफी करीब 5 करोड़ 40 लाख तक पहुंच जाएंगे। बाकी के लिए सुझाव ये रहेगा वो SIP अमाउंट बढ़ा के 30,000 कर ले। अगर मंथली 30,000 SIP अभी से करते हैं तो रिटायरमेंट जो उनको 2038 तक कॉर्पस चाहिए 6 करोड़ का वो आराम से हासिल हो जाएगा। अब जैसे हम आज सेक्टोरियल फंड पे चर्चा कर रहे थे, यहाँ पे भी हमने देखा है कि उनका पोर्टफोलियो स्मॉल कैप मिड कैप प्लस सेक्टोरियल फंड लगाते हैं साथ में, तो उनका पोर्टफोलियो काफी हैवी रिस्की हो जाता है। तो पहला सजेशन ऑलवेज ये रहता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को वेल बैलेंस करें। हो सके तब तक सेक्टोरियल फंड, आपके पास टाइम ज्यादा है तो प्रॉब्लम नहीं है, बट जनरली सेक्टोरियल फंड 3 कंडीशन में बाई किया करते हैं। पहला, अगर आप टेक्निकल अपने एसेट को टेक्निकल एसेट इन्वेस्टमेंट करते हो, मतलब अगर कोई पर्टिकुलर सेक्टर नीचे जा रहा है, आपको पता है यहाँ से ऊपर होने के चांसेस ज्यादा है, शॉर्ट टाइम के लिए एंटर करो और जैसे रिटर्न निकलता है आप निकल जाओ। ये कंसीडरेशन में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो सही है। अदरवाइज आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी एक सेक्टर पकड़ के करते हो, यहाँ पे जैसे हमने शुरुआत में भी बताया था एग्जिट स्ट्रेटेजी के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें। और सेक्टोरियल फंड लंबी अवधि यानी आपको 15 साल 20 साल के लिए हम जनरली सजेस्ट नहीं करते हैं। 5 साल से 7 साल के बीच में अगर वो सेक्टर पर्टिकुलर अच्छा परफॉर्म कर गया, रिटर्न बना हुआ है, निकल जाए। दूसरा, आप जैसे शुरुआत में भी हमने डिस्कस किया था कि ये सेक्टर के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। अगर आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तभी सेक्टोरियल फंड में रहे, और आप अग्रेसिव इन्वेस्टर है जैसे आपने लिखा हुआ है तो आप ले सकते हो, बट ऑलरेडी आपका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा ही एग्रेसिव है, स्मॉल और मिड कैप सब जोड़ते हैं। तो सजेशन ये रहेगा सेक्टोरियल फंड में अगर आपका पॉजिटिव आता है तो आप इसमें से आप एग्जिट अपनी एग्जिट स्ट्रेटेजी के हिसाब से निकल के डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट में बढ़ाए, जैसे कोई भी फ्लेक्सी कैप फंड ऐड कर ले या लार्ज कैप में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और पोर्टफोलियो की बात करें तो आपने पोर्टफोलियो का सिलेक्शन बहुत सही किया है, ज्यादातर स्कीम सही है, बट सिर्फ सेक्टोरियल फंड को लेके हमारा सजेशन ये था। अब आपका एक सवाल ये था कि आपके पास 2 यूनिट लिंक की डिफरेंट पॉलिसीज है, तो हमने एनालिसिस किया, वो हिसाब से सजेशन एक ही है कि अगर आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर भी सफिशिएंट है, बाकी सारे एस्पेक्ट भी आपने बहुत अच्छे से प्लान करे हैं, जिसके लिए हम आपको तहे दिल से बधाई देना चाहते हैं। बहुत ही कम इन्वेस्टर ये कैटेगरी में आते हैं जो प्रॉपरली प्लान करके अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपके पास मेडिक्लेम है, आपके पास कंटीजेंसी फंड है, आपने बहुत अच्छे से प्लान किया है अपने पोर्टफोलियो। सिर्फ एक जो आपका म्यूचुअल फंड का यूनिट लिंक है जो है ICICI प्रूडेंशियल गारंटीड वेल्थ प्रोटेक्ट, अगर आप ऐसे जैसे आपने बताया आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हो
तो आप वहां से निकल सकते डाइवर्सिफाइड ब्लू चिप या फ्लेक्सी कैप कोई भी फंड में ये पैसा निवेश कर सकते हैं। तो दूसरा आपका एक क्वेश्चन था कि आपके पास जी उनका एक क्वेश्चन सुमित जी और एक भी था कि सोविनियन गोल्ड बॉन्ड जो उन्होंने लिए है क्या वो होल्ड करना चाहिए। तो हमारा सजेशन ऑलवेज ये रहेगा कि आप ये पोर्टफोलियो को आपको पोर्टफोलियो का डाउन साइड प्रोटेक्ट करता है, आपके इन अ वे हेज है, पोर्टफोलियो हेज करने के हिसाब से सही है। इसको मैच्योरिटी आती है तब तक होल्ड करें। तो आपके तमाम जो सवाल थे उनको बहुत डिटेल वे में समीर सर ने जवाब दिया है। आप अकॉर्डिंगली फिर बदल अपने पोर्टफोलियोज में कर सकते हैं। समीर सर, जाने से पहले आपकी तरफ से टॉप 4 फंड्स। तो सुमित जी हमारी तरफ से पहला फंड है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, दूसरा फ्रैंकलिन इंडिया का फ्लेक्सी कैप फंड, तीसरा मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड और चौथा फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी। तो 4 अलग अलग एएमसीज के 4 फंड, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी। कम चर्चा होती है इसकी समीर सर, आज वैल्यू डिस्कवरी क्यों? देखो, अब अगर आप पोर्टफोलियो देखो, तीन फंड का जो प्रिंसिपल है वो ग्रोथ स्टोरी के बेस पे है। तो पोर्टफोलियो को एक फंड ऐसा देना चाहिए जो वैल्यू बेस्ड थ्योरी पे भी काम करे, जो रिटर्न को वेल बैलेंस करके अच्छा करके दे। चलिए, तो 4 नाम और चारों के पीछे के रैशनल आपने सुनी लिए, क्यों इनमें निवेश करना चाहिए। अगर आप नए निवेश की शुरुआत कर रहे हैं तो टॉप 4 से फिक्स आपकी तरफ से हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समीर सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए, आज के टॉपिक पर चर्चा करने के लिए और टॉप 4 फंड हमें सुझाने के लिए। फिलहाल अब योर मनी को ही समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा।